नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं जो शिक्षा के एजुकेशन की फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ आकाश रघुवंशी जी मौजूद हैं, जो विवेक जागृति हायर सेकेंडरी स्कूल के केमिस्ट्री के टीचर हैं, और साथ में मौजूद हैं स्टूडेंट प्राची दुबे, जो विवेक जागृति हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है, स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले आकाश जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा इस कार्यक्रम की चर्चा की। और जैसा हमारे कार्यक्रम का नाम है लक्ष्य, एक जीवन में, विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य का होना, टारगेट का होना, मंजिल का होना कितना जरूरी आप समझते हैं? सर, बिना लक्ष्य के हम किसी भी कार्य को पूरा तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा कि यदि मैं भोपाल स्टेशन पर खड़ा हूँ और यदि मुझे आगरा की तरफ जाना है, यदि मुझे आगरा जाना है तो मुझे ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा और आगरा जाने वाली ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। यदि भोपाल से जबलपुर जाने वाली ट्रेन में यदि मैं बैठ जाता हूँ तो मेरा लक्ष्य भ्रमित हो जाएगा। चूँकि मुझे आगरा जाना है तो मुझे अपना एक लक्ष्य निर्धारण तो करना ही पड़ेगा। तो जो एक वेल सेटल पढ़े हुए परिवार माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों को लगभग कक्षा 5 कक्षा 6 से ये सब चीज़ों की जानकारी देते रहते हैं कि आपको जाना किस ओर है। तो वह चाहे किसी बच्चे को, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी में, प्रशासनिक सेवा में जाना हो, तो अपने बच्चों के अंदर वह सब फीलिंग्स या विचार डालते रहते हैं। और जब बच्चा कक्षा 10वीं में लगभग पहुंचता है तो उसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं और वह अपनी एक लाइन को क्लियर कर लेता है कि मुझे जाना कहाँ है। बिल्कुल ठीक कहा आकाश जी ने, एक उदाहरण देते हुए समझाया है कि लक्ष्य का जीवन में कितना ज़रूरी होता है होना, लक्ष्य क्यों होना चाहिए, उसकी क्या अहमियत होती है, क्या महत्ता होती है। आकाश जी, ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कार्यक्रम में, अपने स्कूल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और आपके कोचिंग में अलग अलग स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, अपने स्कूल के बारे में सबसे पहले मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सर। सर, मैं पहली बात मैं अपना बता दूं तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 6 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। 2014 से मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया और मैं जिस विद्यालय की ओर से आज यहाँ आया हूँ, विवेक जागृति विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडीदीप, सन 1984 में लगभग ये इस विद्यालय की स्थापना श्रीमती माया राजपूत महोदया जी द्वारा की गई। उनका एक लोगो है, उनके लोगों को जब मैंने ध्यान से देखा तो उनका लोगो मुझे देखने को मिला, और उनके लोगो जो बनाया उन्होंने, मैडम ने, उस समय पता नहीं उनके मन में क्या विचार रहा होगा, तो उनका लोगो था सत्यार्थ प्रकाश। जैसे ही मैंने उनका लोगो देखा तो मैं खुद मुझे भी एक अंदर से अनुभूति आई कि मैडम ने ये लोगो क्यों लगाया होगा। फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जानने का प्रयास किया तो मैंने देखा कि सत्यार्थ प्रकाश आखिर क्यों लोगो, यही क्यों, अन्य विद्यालय और भी लोगो बनाते हैं। तो मैंने पाया कि सत्यार्थ प्रकाश एक अनूठा, एक ऐसा ग्रंथ है जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, बुराइयों को दूर कैसे किया जाए, जैसे सती प्रथा है या अन्य बाल विवाह, इसको रोका जाए, सती प्रथा को रोका जाए, पुनर्विवाह, बालिकाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को तोड़ करके किस तरीके से इन रूढ़िवादी गतिविधियों को तोड़ें और भारत को नए उत्थान के लिए आगे लेकर जाएं, ऐसी सब चीज़ें मैंने जब सत्यार्थ प्रकाश में देखा तो मैं मैडम की उस दूरदृष्टिता को तुरंत समझ गया कि मैडम ने क्यों ऐसा कुछ किया होगा। और जब मैडम ने इस विद्यालय की स्थापना उस समय की होगी, मैं छोटा रहा हूँ, मैडम ने जब स्थापना की होगी, मैं आपको ये मुझे बताने में थोड़ी दुखी है कि सन 2016 में हमारी मैडम जो हैं वो कैंसर से पीड़ित होकर उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका जो विचार है आज भी उस विद्यालय में फलीभूत है। मैं देखता हूँ कि उन्होंने एक आदर्श को उस विद्यालय में स्थापित किया था। आज नगर पूरे मंडीदीप में, जिला रायसेन में, मैं गर्व से कह सकता हूं कि उस विद्यालय में जो आज एक डिसिप्लिन हमें देखने को मिलता है वो वास्तविकता में कहीं और देखने को नहीं मिलता। मैडम ने जो एक बीज बोया था, आज विभिन्न हमारे पूरे विद्यालय के विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से वह बीज फलीभूत होकर आज एक वृक्ष के रूप में हमारे सामने हमें खड़े
देखने को मिलता है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे विद्यालय में लगभग 60-70 बच्चे 12th में आज मैथ्स में हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे अच्छी खुशी हो रही है इस बात को बताने में कि विगत वर्ष कोविड के इस संकट काल में भी विद्यालय ने इतना अच्छा कार्य किया और राजेंद्र पटेल हमारे विद्यालय से डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया और 95% जिसने बनाया मैथ्स संकाय से। और साथ ही मैं बता दूं कि कक्षा 10वीं में निधि पांडे नाम की छात्रा ने मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना नाम अंकित कराया। यह सब कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की मेहनत है और विद्यार्थियों का उस विद्यालय के प्रति एक जो आदर सम्मान है उन सभी का ये सब हम परिणाम मुझे देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विवेक जागृति स्कूल के हम टीचर्स का, यहाँ के स्टाफ का ही हम उन्हें क्रेडिट देंगे कि अगर यहाँ के छात्र, यहाँ के स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आते हैं या कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो उन्हें शिक्षा कैसी मिली है, शिक्षा किन टीचरों से, किन स्टाफ से, किस स्कूल के शिक्षकों से मिली है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आकाश जी ने बखूबी उसको बताया है। मैं प्राची आपके पास आऊँगा, आपसे समझना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए कौन सी क्लास में हैं आप और स्कूल में कब आपने एडमिशन लिया था, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसी करती हैं और स्कूल का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगता है? मैं क्लास 12 से हूँ। मैंने 2006 में लिया था एडमिशन स्कूल में। मुझे 15 इयर्स हो चुके हैं स्कूल में जी। एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सभी पूरा स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है और मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करवाते हैं हमें कि हम एग्ज़ाम के टाइम में हमें किसी भी तरह से कोई भी स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस फ्री होकर हम एग्ज़ाम्स के लिए जाएं। सभी हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हम हमारे हाइजीन का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाना है एग्ज़ाम के लिए। और टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें। स्टार्टिंग में हमें कोई डाउट्स रहते हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। बेसिक मतलब अपने बेसिक पर वो इतने तरह से समझा देते हैं कि कहीं बाहर किसी को कहीं कोचिंग नहीं जाना पड़े या जो भी डाउट्स हैं वो हमारे लेवल पर ही, हमारे स्कूल लेवल पर ही क्लियर हो जाएं। जी, चलिए, और एक बार फिर मैं आकाश जी के पास ही लौटूंगा, प्राची से भी मैं बात करूंगा। आकाश जी, अब मैं ये समझना चाहूँगा क्योंकि एजुकेशन की जब बात होती है तो बंसल ग्रुप का भी जिक्र ज़रूर होता है। बंसल समूह की बात करें, बंसल ग्रुप की बात करें, उसके योगदान को खासतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह देखते हैं? वैसे मैं अपनी राय बताऊं तो मैंने जहां तक देखा है अपनी इस कम उम्र में, तो मैंने देखा है कि बंसल अकेला कोई एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य तो नहीं कर रहा है। उसको मैंने देखा है कि हेल्थ में भी कार्य कर रहा है। और चाहे आज मैं हबीबगंज स्टेशन के सामने से निकलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है और कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और जो नवनिर्माण का कार्य बंसल के द्वारा किया जा रहा है वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर प्राथमिक रूप से प्राथमिकता दी जाए अगर एजुकेशन की फील्ड में, तो मैं देखने को मिलता है कि मैं पिपरिया, होशंगाबाद जिले के पिपरिया से बिलोंग करता हूँ। मैं देखता हूँ कि बंसल अपनी बसेस को सोहागपुर पिपरिया, जो कि लगभग भोपाल से 150 किलोमीटर का अंतर यहाँ से पड़ता है, अगर कोई कॉलेज अपनी बस को 150 किलोमीटर दूर तक राजधानी से पहुँचा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य शिक्षा को लेकर के बहुत ही अतुलनीय है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि नरसिंहपुर, पिपरिया, वहाँ से बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं भोपाल में और यहाँ टेक्निकल एजुकेशंस को लेते हैं, लेकिन यदि उनके पास तक बस पहुँच जाती है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो जल्द ही पूरा हो जाता है। उनको एक तो अपने घर से दूर भी रहने की आवश्यकता नहीं है और अलग से हॉस्टल्स वगैरह के खर्चे भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही अगर बंसल, मैं मिलता रहता हूँ, मैं मंडीदीप में रहते हैं, हम पास में ही हैं, तो वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं से जब बात होती है, बंसल के कई शिक्षक मिलते हैं, तो एक अच्छी बात ये लगती है कि सभी विद्यार्थियों की उन्होंने एक फीस बना के रखी है, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि हम इतनी ही फीस लेने वाले हैं। तो ये नहीं समझ आता है कि किसी बच्चे को लूटा जा रहा है, कि किसी से ज़्यादा फीस ली जा रही है, किसी से कम ली जा रही है। तो वहाँ एक, जैसे कि हम बोलें, एक उदाहरण छोटा सा, कि हम एक ऐसे मॉल में चले जाते हैं जहाँ पर फिक्स रेट होता है। जब फिक्स रेट होता है तो हमें पता ही है, तो हमें यहाँ पे ठगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना हम वहाँ पे ठगे जा सकते। उसी तरीके से जबकि अगर हम कहीं अन्य दुकानों पर जाते हैं तो शायद उसका अंकित मूल्य कुछ और होता है और गिरते गिरते क्रय मूल्य कुछ और हो जाता है। तो शायद अन्य कॉलेजेस की मैं तुलना नहीं कर सकता, लेकिन बंसल में जब मैंने देखा कि सभी बच्चों की एक ही फीस होती है तो हम ठगा सा महसूस तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बंसल ग्रुप की भी यही कोशिश होती है खासतौर पर एजुकेशन की फील्ड में कि कम और एक बैलेंस्ड
फीस में बच्चों को किस तरह बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा दी जा सके। प्राची, आपसे मैं बात करूं तो 12th आप बहुत जल्द क्लियर कर लेंगे अपना। 12th क्लास के बाद अपनी स्कूलिंग लाइफ को छोड़कर आप अपने कॉलेज लाइफ में आएंगी और एजुकेशन के एक नए पड़ाव पर आप आगे बढ़ेंगी। आपने अभी आने वाले वक्त के लिए फ्यूचर में अपना क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? किस फील्ड में आप, किस विंग में आप आगे जाना चाहती हैं? मैं हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मैं टेक्निकल फील्ड में ही जाकर मेरी स्टडी करूं। तो उसके लिए हमें जब विज़िट कराया गया था बंसल में, तो मैं 100% श्योर हो गई थी कि हाँ, अच्छी जगह है, यहीं से मुझे करना है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ, इसलिए कि वहाँ पे मैंने जब स्टाफ देखा, हमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराए गए, उस तरह से हमें पूरा विज़िट कराया गया। पूरा कैंपस काफ़ी अच्छा था, स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ उन्होंने हमें एक्सप्लेन की। तो टेक्निकल फील्ड में तो मुझे जाना ही है और मुझे मेरा एक फ़िक्स जगह मिल गई कि हाँ, मुझे यहीं से मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। तो यहीं से मुझे पूरा करना है। और बंसल ग्रुप के आप किन नीतियों को पसंद करती है, खासतौर पे टेक्निकल एजुकेशन में, क्योंकि आप भी टेक्निकल एजुकेशन के इस पर ही आगे जाना चाहती हैं? जब आपने विजिट किया कॉलेज का, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस टोटली काफ़ी अच्छा रहा। ओवरऑल मैंने जैसा कहा कि टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो जैसा हमें स्कूल से ऐसा कहते हैं कि कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बट नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं लगा। हाँ, हम एक हायर लेवल पे आते हैं, बट सपोर्ट उतना ही रहा। टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। जैसा सारा एनवायरनमेंट मुझे स्कूल में देखने को मिला, वैसा ही हमारे कॉलेज में भी मिला। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कॉलेज विज़िट करके, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। सपोर्ट, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। तो ये देखकर लगा कि नहीं, जैसा हम सुनते आ रहे हैं, एक हमारे मन में एक बात भर दी जाती है जैसा कि नहीं, कॉलेज लेवल में जाके काफ़ी कुछ डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव है, सारा सपोर्ट सब वैसा ही होता है। हमारे ऊपर रहता है कि हम किस तरह से उस लेवल पे जाके हम हमारे ध्यान को भटकने देते हैं या फिर हम उसी पर एक ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बंसल ग्रुप के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए और क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या मानते हैं आप टेक्निकल एजुकेशन में? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम जैसे टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो वह मध्य प्रदेश में लगभग राजधानी और महानगरों तक, वैसे मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा तो वहाँ भी देखें हम तो बड़े महानगरों तक ही सीमित देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ भोपाल की पास से, तो जब भोपाल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है। यहाँ हमने देखा कि अधिकतर टेक्निकल कॉलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। हम हर बच्चे तक कैसे पहुँच सकते हैं? प्रश्न तो यही है, आपने मुझसे यही प्रश्न कहा कि हर बच्चे तक, तो हम तो ऐसे में सिर्फ भोपाल तक ही सीमित रह सकते हैं। हमें ऐसे दूर दराज गाँव में जाना पड़ेगा जहाँ के बच्चे चाहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हम देखने को मिलता है हमें, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हर वर्ग के व्यक्ति तक पहुँचें और उनके अंदर कौशल को हम उत्पन्न करें। ज़रूरी नहीं है कि वह टेक्निकल की एजुकेशन ले, लेकिन शायद कक्षा 10वीं से वह ITI के द्वारा आगे आए और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे और उसका यूज़ करके आगे बढ़े। तो मेरा मतलब यही है कि बंसल के द्वारा भी हम चाहें तो, या जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं भोपाल में या आसपास, ग्रामीण तबके के पास तक पहुँचे और उन बच्चों की रुचि को जाने। हर सरकार के द्वारा हर स्कीम चलाई जाए, ये संभव नहीं है। हमें पब्लिक को, कॉलेजेस को और जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, स्कूल हों, कॉलेजेस हों, जो भी है, सभी को हमें उस तबके तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनको टेक्निकल एजुकेशन के रूप में ला पाएंगे। जैसे हम अन्य देशों की बात अगर करें तो बच्चों के अंदर कक्षा 5 से या छोटी प्राइमरी से ही, अब जैसे कि शिक्षा नीति में बदलाव आ रहा है, वहाँ शायद हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा कि बच्चा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, वह शुरू से ही अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर पाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो दूर दराज के या आदिवासी जो क्षेत्र हैं हमारे, उन तक हमें पहुँच करके छोटे ही बच्चों को कुछ उनकी रुचि के अनुसार टेक्निकल फील्ड से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्राची, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बतौर एक स्टूडेंट की लाइफ कहा जाता है काफ़ी चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट को अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपनी फैमिली पे, होमवर्क पे, अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना होता है, बैलेंस बनाकर चलना होता है। आप जब पढ़ाई करती हैं, एजुकेशन की जब बात होती है, तो कैसे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकालती है, कैसे ओवरऑल चीज़ों को बैलेंस करके चलती हैं, स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखती हैं, होमवर्क के लिए कैसे वक्त निकालती हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करती हैं?
स्कूल में ही हमें इतना सपोर्ट कर दिया जाता है कि घर पे हमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं रहती। समझा दिए जाते हैं, टॉपिक्स इतने अच्छे से क्लियर कर दिए जाते हैं, एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं कि उसके लिए हमारे मन में कोई डाउट्स रहता नहीं है। फिर हमसे होमवर्क नाम ऐसा कहा जाए तो होमवर्क सुनकर काफ़ी ज़्यादा ऐसा सभी स्टूडेंट्स के मन में एक आता है कि होमवर्क तो काफ़ी एक उसको बना के रखा है, वैसा डर जैसे। लेकिन नहीं, वही चीज़ें होमवर्क, हालाँकि बड़ी क्लासेस तक आते-आते होमवर्क सिर्फ़ उतना रहता है कि आपने जो पढ़ा है, उसी को जाके आपको बहुत अच्छे से अपने तरीके से आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। टीचर्स अपनी तरफ से समझा देंगे, हम जब जाकर घर पे उसको हम अपने उससे प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे तो वो कभी समझ में आ नहीं पाएगा। टीचर्स अपना समझा के काम करके चले जाएँगे। हमें समझ में तभी आएगा कि हम कितना कर पा रहे हैं, जब हम उसको करके देखेंगे खुद से। और हेल्थ के लिए मैं हाइजीन का हमेशा ध्यान रखती हूँ। मेरी फैमिली भी इस मामले में काफ़ी सपोर्टिव है। मैं सुबह रनिंग भी स्टार्ट करी है मैंने, ताकि मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे। इस वजह से मुझे कभी प्रॉब्लम ना हो, मैं मेंटली प्रिपेयर रहूँ एग्ज़ाम्स के लिए। और टाइम पर सुबह उठकर पढ़ाई करना है, अपने सारे काम करने हैं, ताकि हेल्थ पर किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए, ताकि जब हम अच्छे से अपने माइंड को एक जगह से एकाग्र कर सकें कि नहीं, हमारा ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। हेल्थ के लिए हमें इतना अवेयर रहना है कि हमारी स्टडी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे और फिर यही कि रिज़ल्ट पे काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए काफ़ी टीचर्स का भी इसमें सपोर्ट है। टीचर्स भी टाइम पर हमें अवेयर करते रहते हैं हमारे हाइजीन के लिए, क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि हम सिर्फ आपको स्टडी नहीं करा रहे हैं, आपको पूरी तरह से 100% आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, आपको आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करना है। और स्टडी के अलावा घर में, जैसे घर के लिए भी उतना ज़्यादा चैलेंजफुल नहीं रहता हालांकि, क्योंकि घर में पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। वो भी समझते हैं कि इतना ज़्यादा वर्क है, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पे, तो घर से ऐसा कोई प्रेशर या बर्डन नहीं रहता। घर वाले समझते हैं, फैमिली मेम्बर्स समझते हैं कि स्कूल से इनका थोड़ा प्रेशर है, तो वो सपोर्टिव हैं। वो भी समझते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर हमें इनको नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है। तो बस सब सपोर्ट करते हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता है घर में, सारा पूरा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस इसलिए कोई चैलेंजेस उतना ज़्यादा उभर कर नहीं आते, एक चैलेंजेस जैसा लगता ही नहीं है। बिल्कुल समझा जा सकता है। प्राची की बातों से इतना मुझे समझ आ रहा है, विवेक जागृति स्कूल का स्टाफ, यहाँ के टीचर्स इस तरह से गाइड करते हैं बच्चों को कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना आए, और अगर परेशानी में स्टूडेंट फंसते भी हैं तो उसका हल क्या हो सकता है, उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, इस तरफ टीचर्स का गाइडेंस रहता है। आकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, मैं अक्सर देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो शायद 8th 9th 10th क्लास से ही अपना करियर किस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर उनका किस दिशा में वो सेट कर रहे हैं, ये क्लियर कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शायद अपनी 11th और 12th क्लास क्लियर करने के बाद भी उन्हें पता नहीं होता है कि हमने जीवन में करना क्या है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। कई स्टूडेंट्स एक तरह से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में। ऐसे में फिर एक मसला ये होता है कि काउंसलिंग उन स्टूडेंट्स की बेहतर तरीके से हो सके। विवेक जागृति स्कूल में ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें समय समय पर शायद काउंसलिंग की भी ज़रूरत लगती होगी। काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं जो विवेक जागृति विद्या मंदिर, हमारा विद्या का मंदिर जो स्कूल हमारा है, वो एक मंडीदीप, जो कि खुद एक औद्योगिक क्षेत्र तो है ही साथ में, लेकिन बहुत गरीब तबके का शहर है, जिसमें जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माता पिता अभिभावक हैं, वो लगभग अधिकतर 90% घरों में माता और पिता दोनों ही किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं। तो हमें देखने को ये मिलता है कि बहुत ही, और सभी लोग लगभग किराए से भी रहते हैं, तो 9-10 हज़ार की सैलरी के अंतर्गत वे अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, किराया भी देते हैं, मकान घर भी चलाना रहता है। तो उन बच्चों को भी समझ नहीं आता, और वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझा नहीं पाते हैं कि आखिर तुम्हें करना क्या है। कारण क्या है कि वह जितनी पूंजी है वो कक्षा 10वीं और 12वीं तक लगाने की कोशिश करते हैं, और कक्षा 12वीं में जैसे ही बच्चा पास होता है उसके बाद पेरेंट्स बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आपको करना क्या है, अपने अनुसार करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना अब पैसा नहीं है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो मंडीदीप जो हमारा क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा अभिभावक और बच्चे कैरियर काउंसलिंग के रूप में हम लोग पिछड़ जाते हैं। किंतु विद्यालय की बात करें तो हम विद्यालय के लेवल पर विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शक, जैसे हमारे सेवा निर्मित जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, या फिर सीए हैं हमारे शहर के आसपास के, या डॉक्टर्स हैं, हम ऐसे व्यक्तियों को बुला करके विद्यालय में बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। और साथ में यह भी हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि आगे कौन सा कोर्स करने में कितना खर्चा आएगा, ताकि बच्चा, ज़रूरी नहीं है, कई बार क्या होता है बच्चे को पता नहीं रहता और वह
महंगी महंगी पढ़ाई के बारे में सोच लेता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हमें इसमें खर्चा कितना आने वाला है। तो स्टेप ज़्यादा बड़ी सोच लेता है और उतना कर नहीं पाता, तो उसको बीच में पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है, जिससे कि वो निराश भी हो जाता है। तो जब हम विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शकों को बुलाते हैं और वो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, तो बच्चों के अंदर एक उत्तेजना भी आ जाती है और कम से कम खर्चे में क्या पढ़ाई अच्छी से अच्छी हो सके, बिल्कुल हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ अलग अलग क्षेत्र के लोग जब पहुँचते हैं तो एक बेहतर गाइडेंस और एक मोटिवेशन भी वहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है। प्राची, संक्षिप्त में आपसे मैं समझना चाहूँगा, तमाम हमारे जो खासतौर पे स्टूडेंट्स व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, एक विद्यार्थी जीवन को लेकर तो मैंने आपसे सवाल पूछा ही, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना एक स्टूडेंट के लिए बड़ा चैलेंज भी होता है। ऐसे में पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना, टीचर्स का सपोर्ट मिलना, एक बेहतर वक्त के साथ अपनी हर चीज़ों को बैलेंस करना, इस पर आपने जवाब दिया। हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? कैसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें? कितनी मेहनत एक विद्यार्थी जीवन में करना ज़रूरी है? एज अ स्टूडेंट अगर हमारे पास हमारा कोई लक्ष्य, हमारा कोई एम नहीं होगा, तो हम यही है कि हम बिना किसी एम के अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं, हमारी कोई मंजिल नहीं है। तो एक लक्ष्य हमें हमेशा निर्धारित करना पड़ता है, हमारा करना पड़ता है नहीं, इन द सेंस मैं कहना चाहूँगी कि हमें करना ही चाहिए। हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम बिना किसी उसके उद्देश्य के हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई हमारे पास लक्ष्य होगा तो हम एक बात सोच कर चल सकेंगे कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। और सिर्फ यही नहीं, एक लक्ष्य ही नहीं, हमारे पास लक्ष्य तो होना चाहिए। हो सकता है कि हम उसमें असफल हो जाए, तो हमेशा एक प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए कि हम इस चीज़ में सफल ना भी हो पाए, वैसे तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसमें अपना 100% दें और 100% हमें उसमें सक्सेसफुल होना ही है। बट किसी कारणवश हम नहीं हो पाते हैं तो हमें हमेशा हमारा प्लान बी रेडी रखना चाहिए जी। तो प्लान बी हमारे पास रेडी रहेगा तो हम उसमें जो हम जिस चीज़ में हमारे पहले लक्ष्य में हमें जो असफलता मिलेगी, उस असफलता को भूलकर हम अपने प्लान बी पर वर्क कर सकते हैं। और प्लान बी भी हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो हमारे अंदर उस चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ, प्लान बी हमारा ऐसा है कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं। हम प्लान फर्स्ट पर, हमारे प्लान ए पर अगर हम अनसक्सेस हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे प्लान बी पर तो सक्सेस होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। प्लान बी, जिसे हम बैकअप प्लान भी कहते हैं आम बोलचाल में, उसी तरफ प्राची का इशारा है। इस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आकाश जी, जाते जाते आपसे मेरा सवाल, अंतिम सवाल यही रहेगा कि आप अपने स्कूल के विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए क्या प्रयास करते हैं, और सब पढ़ें सब बड़े के बंसल समूह का, बंसल ग्रुप का जो उद्देश्य है, उनके हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या बेहतर प्रयास आप मानते हैं कि करना चाहिए? सर, मेरा बालकों का जो चहुमुखी विकास है, उसके अंतर्गत मैं छोटी सा एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा है और उसको हम ज़बरदस्ती पेड़ पर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको आता ही नहीं चढ़ना और उसको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो चढ़ना चाहे, हम उसको कितने ही प्रयास कर लेंगे, वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। उसको नाव चलाने का शौक़ है, हम उसको नाव नहीं चलाने दे रहे हैं, हम उससे बोल रहे हैं कि तू पेड़ पर चढ़। तो जब ये शिक्षा जब तक हमारे बच्चों को हम देते रहेंगे, मतलब कि किसी बच्चे को पुस्तक अधिक पढ़ने का शौक़ है ही नहीं और हम उसको बोलेंगे नहीं तुम्हें पुस्तक ही पढ़ना है, तो उसका चहुमुखी विकास तो नहीं होगा। हम अपने विद्यालय में मंच, माइक और मैदान, तीनों के माध्यम से बच्चों को मंच प्रोवाइड करना अति आवश्यक है। शायद बच्चों का अति रुचि नहीं हो पुस्तक पढ़ने में, हम मंच के माध्यम से, शायद उसके अंदर कोई कलाएँ हों, ऐसी खेल के जो मैदान की मैंने बोला, मंच, माइक और मैदान, तो मैदान के द्वारा हमारी अच्छी बात में यह है कि हमारे विद्यालय से कई बच्चों का राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में चयन हो चुका है। तो तीनों चीज़ों को हम लेकर चलते हैं, मंच, माइक, मैदान, और मार्च पास्ट हो, परेड हो और साथ में बैंड का सिस्टम हो, विद्यालय में संगीत की शिक्षा हो। हम अपने विद्यालय में इस प्रकार की पूरी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाते रहते हैं ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास तो हो सके। किताबी ज्ञान अकेला बच्चों को समृद्ध तो नहीं बना सकता। अब आपका दूसरा प्रश्न कि बंसल का एक जो सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें के अंतर्गत बंसल का कार्य तो अच्छा है, अभी वो टेक्निकल एजुकेशन और बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन अभी शायद मैंने देखने को मिला है कि कई गरीब तबके की जगह पर वह कक्षा पहले से लेकर 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जी। तो ये देखकर भी खुशी होती है कि ऐसे बच्चों को वह मान के चलिए कि गोद ही ले रहा है, कि उन बच्चों की जब कहीं आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो बंसल उसके लिए अपना पूरी जवाबदारी लेकर रखा है कि हम उन बच्चों को आगे पहुंचाएंगे।
चलिए, तो हमारे साथ आज विवेक जागृति हायर सेकेंडरी स्कूल के केमिस्ट्री टीचर आकाश रघुवंशी जी शामिल हुए और प्राची दुबे स्टूडेंट भी शामिल हुई, जिन्होंने मेरे सवालों के बखूबी जवाब दिए हैं और एक बेहतर मार्गदर्शन के तौर पर लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे व्यूवर्स को, खासतौर पे विद्यार्थियों को, स्टाफ को मदद की है। आकाश जी और प्राची, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे हम कल और एक नए लक्ष्य कार्यक्रम के साथ, मिलेंगे कुछ नए मेहमानों से। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।